कि दीपक में पुल्स का क्या मतलब है, इसके पीछे की क्या है कहानी। आर्टिस्टों को जो कैमरे के सामने रहते हैं उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही है जो एक सिंगर को मिल रही है। जो स्टेज के कलाकार हैं उनको बहुत कम पैसा। सिंगर्स को आप 50,000 में बुला ले रहे हो, लेकिन उनको 500 रुपए में बुलाने में, 1000 रुपए बुलाने में बहुत आदमी को दिक्कत होता है। आज की डेट में जब हमारे पास इतने बड़े बड़े सिंगर हैं जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें सुनते हैं, तो क्या उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने लिरिक्स में ये चीज़ों का ध्यान जरूर रखें जिसमें कि उनके लिरिक्स में भी ये दिखे कि भाई उत्तराखंड रिप्रेजेंट हो रहा है, कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है, इंसान की प्रॉब्लम्स, उसकी मजबूरियाँ, उन पे हम लोग गाने बनाएं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने आपसे बोला हो कि आप मुझे फेम दीजिए, आप मुझे ब्रेक दीजिए, आप मुझसे जो मांगेंगे मैं वो आपको दूंगी? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भावना जी के सक्सेस पिक के पीछे आपका हाथ है, बोलते हैं। ये जो मैं पहाड़न सॉन्ग है ये उनका था और उन्होंने किसी और की झोली में ये गाना डाल दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया हो। फिर तब मैंने, क्योंकि मैंने तो भावना के लिए बोला था डायरेक्ट। आपके बेस्ट एक्टर ऐसे कौन है जो आपको बहुत पसंद हो? मैं अपनी वाइफ को बहुत पसंद करता हूँ। फर्स्ट एक सैया जी मेरा गीत चल रहा है, मैं उसके लिए बोला, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्टेड है उसमें। गाना या ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने काम किया हो और लास्ट में आपको उस काम से अलग कर दिया हो? किलिंग पाउडर है घसने के लिए ने। असकबीन चैनल एक ऐसा चैनल है, वहाँ पैसे का कोई मैटर नहीं बनता। आप एक गुड बना के काम ना करें, बस ये मेरा एक वो है। क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे कि वो सिर्फ उसी स्तर पे काम करते हैं। वो सिर्फ अगर उन्होंने 10 लोगों को चूज कर रहा था तो 10 ही लोगों पे काम करते हैं, उसमें से 11वां उनके पास आ ही नहीं पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल जिसका नाम है पहाड़ांचल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल पे हर एक क्षेत्र से लोगों को बुलाते हैं ताकि हम लोग समझ सके कि जिस भी फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं उस फील्ड की गहराई क्या है, उसके अंदर के सच क्या है। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोस्तों उत्तराखंड इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इस फील्ड में वो काफी समय से डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, कोरियोग्राफी का वर्क कर रहे हैं और एक जाना पहचाना सा चेहरा है। नाम है दीपक पुल्स जी। धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको अभी एक बहुत बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। तो शुरुआत भी हम उसी से करेंगे कि आपके जर्नी जो रही है, चाहे वो स्कूल से या बचपन से इस अवार्ड तक के बीच का जो सफर है वो कैसा रहा? पहले तो मैं रितेश भाई आपका और पहाड़ांचल का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और अपने कीमती समय से मेरे को भी समय दिया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और होली की भी शुभकामनाएं आप लोगों को। आपको भी। बाकी देखिए, जर्नी का जो बोला जाए, मेरी स्कूलिंग यहीं एमबी इंटर कॉलेज से ही हुई। एमबी डिग्री कॉलेज से मैंने पास आउट, एमए में ग्रेजुएशन करा है और उसके बाद फिर मैंने एज ए अकाउंट्स में भी कुछ कोर्स करे। लेकिन कहते हैं ना, वो बचपन से कीड़ा होता है डांस करने का। तो एक टाइम में हमने एक दीपक डांस इंस्टीट्यूट करके, एक मेरा फ्रेंड था, एक दीपक ही नाम उसका, तो उसके घर पे हमने इंस्टीट्यूट खोला। तो उसका नाम था दीपक और मेरा नाम भी दीपक, तो हमने दीपक डांस इंस्टीट्यूट ही रख लिया। मैं सिखाता था वहां पर और उसका घर था, तो उसकी फैमिली बड़े सपोर्ट करती थी, तो वहां से हमने डांस करना शुरू करा। फिर डांस करते करते ही फिर मेरे आज मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में अगर किसी को गुरु मानता हूं तो सबसे पहले गुरु मेरे बड़े भाई, मेरे मामा का लड़का भूपेश आर्य जी हैं। अच्छा। जिन्होंने बहुत सारे उत्तराखंड में गीत करे और वो मुझे लेके इस इंडस्ट्री में आए और उन्होंने भी मुझे इस इंडस्ट्री में शुरुआत दिलाई। उन्होंने ही मुझे बोला कि ये सारी चीजें कह रही है। बाकी हम लोग यहीं हल्द्वानी में पड़े बुले हैं, यहीं खेले हैं, यहीं डांस करा हुआ है, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो बचपन में क्या ऐसा रहा बचपन में कि आपने सोच लिया कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, या फिर कब आपको समझ में आया कि आपको डायरेक्शन या फिर कोरियोग्राफी के फील्ड में अपने करियर को कंटिन्यू करना चाहिए? अब सर देखिए, इसमें क्या है कि बचपन से ही डांस का शौक तो था ही। म्यूजिक, मेरी फैमिली भी म्यूजिकल है थोड़ा सा। फादर भी मेरे तबला बजाते थे और गीत गाते थे, माता जी भी गाती हैं थोड़ा बहुत, भाई लोग भी सब अच्छे डांसर करते हैं। तो एक अंदर से कहते हैं ना, वो जम्स भी होते हैं, वो तो वो भी थे, खून में भी था। तो हम लोगों ने, मैंने डांस करना शुरू करा। फिर आपको पता है कि डांस में मैं जब कंपटीशन करने लग गया तो मैं जीतने लग गया। मैंने बुगी वुगी कंपटीशन भी करा। अच्छा। उस पे भी मतलब मैंने पार्टिसिपेट करा, चाहे फाइनल नहीं जीत पाया लेकिन 1-2 राउंड तक का पहुंचा। उसके बाद फिर मैं करते रहा। तो ऐसे करके मुझे एक बार चांस मिला कि ये कोरियोग्राफी अगर तुमसे कराया जाए, ये सिखाया जाए यही उत्तराखंड में ही। मतलब पहले मैंने खुद डांस कंपटीशन शुरू करा, खुद ही सिखाया, खुद ही करा। फिर क्या हुआ कि मुझे एक दिन लगा कि मुझे अब खुद सिखाना चाहिए।
तो मैंने सिखाया। तो पहली बार कोई कंपटीशन होता उसमें मैंने 4 बच्चों को सिखाया। एक गीत था धूम मचाले आया था, उसमें अच्छा। पिक्चर आई थी धूम, तो उसमें मैंने वो गीत सिखाया, तो उसमें वो बच्चे फर्स्ट आ गए। मेरा प्लस पॉइंट क्या है कि मैं थोड़ा सा कथक भी करता हूँ, सेमी क्लासिकल भी हूँ, कथक वाला भी हूँ डांसिंग में। तो मैंने उन बच्चों को इंग्लिश, उसका जो वर्जन है धूम का, उसमें इंग्लिश तो सिखाया, वेस्टर्न डांस प्लस उसमें कथक के साथ सिखाया। तो वो जजेस को भी बहुत पसंद आया। फिर मैंने ग्रुप्स के साथ काम किया। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं। प्रहलाद मेहरा जी के ग्रुप में काम किया और रितेश जोशी जी के ग्रुप में काम किया। भुवन हमारे किरोला जी थे, उनके ग्रुप में काम किया। तो मैंने बहुत सारे स्टेज करे। फिर एक चांस होता है कि डायरेक्शन के क्षेत्र में अगर आप कोरियोग्राफी, तो बहुत सालों तक तो हम सिर्फ पहले कोरियोग्राफी करते रहे। कोरियोग्राफी मतलब सिर्फ डांस ही सिखाते रहे। लेकिन जब कुछ एल्बम्स ऐसी मिली जिसमें हमें लगा कि यार यहाँ पर कोरियोग्राफी के साथ तो हमें डायरेक्शन भी करना पड़ रहा है, जैसे फ्रेमिंग बतानी पड़ रही है, ड्रेस बतानी पड़ रही है, आप क्या पहन रहे हो। तो हमने कहा यार फिर हम कोरियोग्राफरी क्यों है, डायरेक्टर ही बनते हैं। तो फिर डायरेक्शन के क्षेत्र में अच्छा। इस वजह से। तो आप जैसे स्टेज में करते थे पहले, तो आपको कुछ ऐसा फर्क लगा कि स्टेज डांसर में जब तक आप कर रहे थे और डायरेक्शन में, कौन सी जर्नी आपको? सर देखिए, स्टेज की जर्नी उस समय की बहुत अलग थी। उस समय क्या होता था, उस समय ग्रुप कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा तगड़ा था। चाहे अगर प्रहलाद मेहरा जी की बात करे जाए, मैं उनके ग्रुप में करता था, तो उस समय कीबोर्ड का जमाना था नहीं, कीबोर्ड पैड ये होते ही नहीं थे। उस समय सिर्फ हारमोनियम होता था, ढोलक होती थी, तबला होता था, बांसुरी होती थी और मजीरा या मतलब छन छन वाला कोई ढपली होती थी, वही होती थी। लेकिन हम उसके स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए कई महीनों रिहर्सल करते थे, कई महीनों रिहर्सल करते थे, कॉम्बिनेशन करते थे। यहाँ से देहरादून जाते थे या यूथ का प्रोग्राम करने के लिए कहीं बाहर जाते थे, बनारस जाते थे, कुछ भी करते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि एक ग्रुप के लिए कॉम्बिनेशन तैयार करते थे। कोई गीत हम उसको पहले से ही बहुत प्रिपेयर करते थे, स्टेपिंग करते थे, सीखते थे, तब लोगों को पसंद, और लोग उसको देखते थे। लेकिन लोग भी ना उसको जो देखते थे, तो वो हुड़दंग वाले लोग नहीं थे। वो ऐसा नहीं कि वो कला को समझने वाले, कला को समझने वाले लोग थे। ये नहीं उनके आगे से कोई डांस कर रहा है और वो कर दीजिए। आज तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है स्टेज परफॉर्मेंस करना। क्या बदल गया है, मतलब पहले से पूरा बदल गया, क्या बदल गया है? पूरा मतलब बदल ये गया है, परफॉर्मेंस का तरीका बदल गया है। परफॉर्मेंस तरीका, पहले से सिंगर्स स्टेज में आगे से खड़े होके नहीं गाते था। आज तो आप कहीं भी आप किसी फंक्शन में जाओगे स्टेज में, पहले वो स्टेज में सिर्फ आवाज ही से लोगों को मंत्रमुग्ध करता था। उसकी आवाज से ही उसको, लोगों को पीछे से ही पता चल जाता है कि यार कौन गा रहा है, किसकी आवाज है। चाहे स्वर्गीय श्री बड़े भाई प्रहलाद मेहरा जी हैं, और उसके बाद हमारे इनके साथ काम किया मैंने, प्रकाश जी के साथ काम किया, बहुत लोगों के साथ काम किया। तो उन लोगों का क्या था, वो पीछे से ही गाते थे, आगे से सिर्फ परफॉर्मेंस होता था। पर आज उल्टा होता है, आज सिंगर आगे होता है और बाकी लोग पीछे होते हैं। ये होता है। अब एक इंटरेस्टिंग मेरा सवाल ये है कि आपका जो नाम है, और मेरे साथ साथ काफी लोग ये चीजें शायद जानना चाहते होंगे कि दीपक में पुल्स का क्या मतलब है, इसके पीछे की क्या है कहानी? पुल्स का मतलब सर ऐसा है कि आपने सुना होगा ना, गांव-गांव में चिढ़ाने वाले नाम होते हैं वाले, हाँ, अलग अलग। जैसे किसी को कुछ कह दिया, किसी को कालू कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, इस तरीके से होता था। तो मेरा क्या था कि मैं मतलब बहुत फ्लेक्सिबल था, डांस भी करता था, तो बॉलिंग भी कराता था, तो बहुत मतलब ऐसे कराता था, बैटिंग भी करता था, तो बहुत फ्लेक्सिबल कि मोहम्मद अजरुद्दीन कलाइयों का जादूगर, इस तरीके वाला। तो एक वर्ड है इंग्लिश का, उसको बोलते हैं पुल्स करके कुछ बोलते हैं। तो वो मेरे भाई ने उसको जाना, उसने कहा यार वो चीज फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा, मतलब एक लॉजिस्टिक फ्लेक्सिबल होती है, तो तू भी फ्लेक्सिबल है। और मुझे प्यार से पुल्ली कहते थे, मतलब पुल्ली इधर, पुल्ली इधर, पुल्ली। तो उन्होंने कहा तेरा नाम आज के बाद पुल्स ही रख देते हैं हम लोग, पुल्ली को चेंज करते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला ना कि जैसे कुछ कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड में, जैसे रेमो डिसूजा ने रेमो बोला, या राघव जुयाल को कॉकरोच बोल दिया, या मतलब ऐसे बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि यार हम भी एज ए प्रेजेंट करते हैं कि तेरा नाम पुल्स रखते हैं, कोरियोग्राफरों के नाम अलग होते हैं। उन्हें यही नहीं पता था कि आज जिस लड़के का हम नाम पुल्स रख रहे हैं, वो एक टाइम पे इतना फेमस हो जाएगा पुल्स का, लोग जानना चाहेंगे। एक सवाल और है कि आज की डेट में अगर हम बाहर की इंडस्ट्री से कंपेयर करें अपने आप को, उत्तराखंड की इंडस्ट्री को, तो बाहर क्या होता है कि जो एक्टर्स होते हैं, जो फिल्म मेकिंग में हो या फिर सॉन्ग में हो, और जो सिंगर होते हैं, सिंगर उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं जितना कि एक्टर होते हैं। बट उत्तराखंड में शायद हिसाब थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे आर्टिस्टों को जो कैमरे के सामने रहते हैं, उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही है जो एक सिंगर को मिल रही है। इसके पीछे का क्या है कारण? सर देखिए, इसके पीछे का कारण एक तो
मैंने बोला ना, जैसे स्टेज, आज स्टेज में अधिकतर लोगों की डिमांड क्या होती है ना, वो डायरेक्ट सिंगर्स को डिमांड करते हैं। सिंगर्स को डिमांड, मैं कहीं भी स्टेज करता हूं तो, या मैं खुद इवेंट पकड़ता हूं, जैसे उत्तरायणी के अभी मैंने पकड़े थे, बसंत पंचमी के पकड़े थे, तो कोई भी फंक्शन कराते हैं, उनका क्या होता है ना, एक डिमांड होती है। डिमांड मतलब कहा जाए कि हमारे वहां पर इसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर वो ये डिमांड ना रख के वो ये बोले कि यार हमें ना आप जो है कुछ कुमाऊं की कोई गाथा दिखाओ, कहने में, जैसे अभी भाना गंगनाथ जी की बात कर रहे थे, तो उनकी गाथा दिखाइए, या राजूला मालुसाई की कोई गाथा दिखाइए, हमें एक झोड़ा दिखाइए, एक चाचरी दिखाइए, कुछ मतलब हमें पर्यावरण पे दिखाइए, तो वो चीजें ना अपना आप हो जाएंगी। लेकिन उनकी डिमांड ही सिंगर्स की होती है। और दूसरा क्या है कि आज के टाइम पे यूट्यूब भी सिंगरों की वजह से चल रहा है, क्योंकि हम देखिए कुछ सॉन्ग्स के वीडियो नहीं बना पाते हैं, कुछ सॉन्ग्स की वीडियो नहीं बना पाते हैं, सिर्फ ऑडियो बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी वायरल हो जाता है। वायरल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सॉन्ग अच्छा होता है ना, सॉन्ग बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बाकी टेक्निकल टीम को तो ना जानना, ये हमें हमारे उत्तराखंड का थोड़ा सा दुर्भाग्य है। और मैं चाहता भी हूँ कि जब किसी चीज से कोई जुड़ा होता है तो उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी लोग जाने, क्योंकि हमें पता है ना कि शूटिंग करने के लिए स्पॉट बॉय, जब वहाँ स्पॉट बॉय होता है, वो कितनी मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, आप नहीं मानेंगे। सिर्फ हीरो ही मेहनत नहीं करता है, हीरोइन मेहनत नहीं करती है, सिंगर मेहनत नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो पीछे से स्पॉट बॉय है, वो अगर उसको बोलते पानी लेके आ, तो मान लिया हम किसी ऐसी लोकेशन में जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है, तो वो बेचारा आधे किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा, जर्किन भर के लाएगा, पिलाएगा। ऐसे गाड़ गधेरों में भी करे होंगे, वहां भी चले जाता होगा वो। सर रात दिन होते रहता है, गाड़ गधेरा जंगलों में कितना चलना पड़ता है, कभी तो 2-2 किलोमीटर चलना पड़ता है। कुछ तो गांव इतने बढ़िया हैं कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं तो अधिकतर बहुत सारे गांव सपोर्ट करते हैं, पर कुछ गांव ऐसे हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं ना, वो होता है। अब कुछ लोगों को क्या होता है ना, बार बार देख के भी उनको आदत जैसी हो जाती है, वो सोचते हैं जैसे जाते हैं, उन्हें यार वही शूटिंग तो हो रही है, वही हीरो वही हीरोइन। लेकिन कहीं नई जगह जाओ तो उनको बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, उन्हें बहुत ज्यादा होता है। तो सिंगरों को प्रमोट करने का कारण यही है कि थोड़ा सा हम स्टेज परफॉर्मेंस में अगर हम एक्टरों को, या मतलब बोला जाए कि हम उत्तराखंड की कुछ संस्कृति को प्रमोट करें, दिखाएं, बिल्कुल, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। अभी देखिए, अब मैं किसी की बात नहीं करना चाहता हूँ, अभी बीच में हल्द्वानी में ही एक सरस मेला हुआ था, तो सरस मेले में अगर वो 10 दिन का सरस मेला हो तो 10 दिन सिंगर ही थे वहां पर। अगर टेंडर भी निकला तो सिंगरों का ही निकला ना, सिंगरों का निकला, और किसी के बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं। उन्होंने मतलब एज ए 2-4 डांसर बुलाएंगे, उन्होंने पूछा ही नहीं। एक सिंगल उन्होंने ये प्रेजेंट ग्रुप भी करा तो ग्रुप का वो नहीं करा। लेकिन एक सरस मेला भी करा, तो मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट को एक नाइट तो ऐसी रखनी थी कि जिस दिन आपको कुछ दिखे, कोई प्ले दिखे, कोई गाथा दिखे। हम लोग जैसे थिएटर करते हैं तो कोई प्ले दिखे, कोई गाथा दिखे कि आज यार आपको राजूला मालुसाई दिखाया जाएगा वहां पर, आज आपको जो है भाना गंगनाथ दिखाया जाएगा, आज आपको जो है कोटगढ़ी की कहानी सुनाई जाएगी। ये चीजें अगर आप वो हो तो थोड़ा सा उससे फर्क तो पड़ेगा ही। स्टेज वाले ग्रुप भी हैं, क्योंकि आजकल दयनीय स्थिति इतनी है कि कलाकार को बहुत कम, जो स्टेज के कलाकार हैं उनको बहुत कम पैसा। सिंगर्स को आप 50,000 में बुला ले रहे हो, लेकिन उनको 500 रुपए में बुलाने में, 1000 रुपए बुलाने में बहुत आदमी को दिक्कत होता है। तो ये चीजें बस अभी से थोड़ा हमें फर्क सोशल मीडिया से भी जाता है। सोशल मीडिया, अगर आप जितना आप तेज चल रहे हो, सोशल मीडिया बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में प्रमोशन भी सिंगर्स को ही मिलता है ज्यादातर ना। तो अब उत्तराखंड इंडस्ट्री तो सिंगर्स की इंडस्ट्री है, सीधी बात है। और इसको ठीक है, अभी तो एक्टर हमारे बहुत आगे चल रहे हैं, एक्टर्स को बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री को बदला जाना चाहिए कि फेम मिले उन लोगों को भी। सर मैं तो चाहता हूँ इंडस्ट्री जैसी है अच्छी है, बट लेकिन जो पीछे के लोग हैं उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए उनको। मतलब जैसे आप एक कह सकते हैं कि एक इवेंट ऐसा करा सकते हैं जहां पर आप सारे लिरिक्स राइटरों को, लिरिक्स लिखने में कितना बहुत टाइम लगता है, कोई गीत को हिट होने में तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर कोई लिरिक्स राइटर अगर बाजार में जाएगा उसको कोई नहीं पहचानते, डायरेक्टर कोई बाजार में जाएगा उसको कोई नहीं पहचानते, या म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे म्यूजिक कितने अच्छे अच्छे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कोई मार्केट में आएगा उसको कोई नहीं पहचानता। हाँ, इंडस्ट्री के लोग तो पहचानते हैं, पर पब्लिक नहीं पहचानती। वही आप सिंगर को मार्केट में लेके जाओगे तो वो सभी पहचानेंगे, एक्टरों को मार्केट में लेके जाओगे तो सभी पहचानेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा इवेंट हो जिसमें आपको इनको प्रेजेंट करा जाए, आपको सारे उत्तराखंड के लिरिक्स राइटर को बुलाया जाए
उनको एक सम्मानित किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, आपको एज ए डायरेक्टर को बुलाया जाए, उनको उनके बारे में बताया जाए, और कोई भी हो म्यूजिक डायरेक्टर है उनके बारे में बताया जाए। और बहुत सारे लोग होते हैं टेक्निकल, बहुत सारे कैमरामैन होते हैं, हमारे कैमरामैन बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा ना। अब आप लोगों की टीम लगी हुई है, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। कितने मेहनत करते हैं हम जानते हैं। तो वो लोग एडिटर होते हैं, एडिटर कितनी मेहनत करते हैं, सारा दिमाग तो वहीं होता है। अगर थोड़ी वीडियो में भी गलती होती है तो गाली खाने वाले वो तो काम हो है, जाते हैं बिल्कुल। ना। लेकिन वो चीजें बहुत सारे होते हैं। तो एक गाने को ना, पूरे गाने को जो बनाने में आपको काफी मेहनत लगती होगी, इस चीज को मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, लेकिन जी। सबसे बड़ा रोल आपको क्या लगता है कि एक गाने को बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? सर देखिए, एक गाने को बनाने में सबसे बड़ा रोल तो देखिए मेरे को तो जहां तक लगता है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन। अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे मैं मान लिया किसी गीत को उठा रहा हूँ, किसी गीत को उठा रहा हूं, तो मेरी वो शुरू नीचे से लेकर ऊपर तक का गीत बनाने तक का उसकी जितनी भी इंतजाम होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा वो है। तो यही एक लिरिक्स राइटर की बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो शब्दों को अच्छा लिखे, जिससे लोगों को अच्छे लगे, शब्द अच्छे लगे। और दूसरा जो है उसका संगीत के धुन जो कंपोज करता है, उसको धुन को इस तरीके से बताए कि वो किसी को आगे मैच ना हो। ये चीजें हैं बस। बाकी तो मेरे को ऐसा लगता है इन्हीं लोगों की ज्यादा है। बाकी तो डायरेक्टर जो है वो उसकी भी बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि उसने उस गीत का प्रेजेंटेशन ऐसा करना चाहिए ऐसा कि लोगों को पसंद आए। ये क्या वजह है कि जंगलों में किसी एक ग्रुप को हम घाघरा पिछौड़ा नथ पहना के डांस करवा रहे हैं, इसके पीछे का क्या है रीजन? मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। सर देखिए, अब ये तो ना मैं अपने बारे में तो नहीं कहूंगा, मैं तो बहुत कम करता हूँ ऐसा काम। अब मेरे आपने अधिकतर कुछ भी सॉन्ग पीछे के उठा के देंगे तो ऐसा नहीं होगा। जंगल में घाघरा पिछौड़ा पहन के मेरे गानों में गई नहीं होगी ना। लेकिन ऐसा है, देखिए हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि आज से पहले की 21वीं सदी में क्या था, हम नहीं बोलते हैं। मैं आज जैसे किसी चीज में रिसर्च कर रहा हूँ कि उस जमाने में कपड़े ही यही थे, एक बोलते हैं व्यक्ति कि कपड़े ही यही थे। मतलब आज तो हम जीन्स पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, लड़कियां सूट पहन रही है, सब पहन रही है, लेकिन उस टाइम पे चीज ही यही थी कि एक जमाने में बोलते हैं कि उस टाइम पे संस्कृति यही थी। साहित्य में ये लिखा हुआ है कि उस समय घाघर खमोली चलता था। कहते हैं कि उसमें यही चलता था, घाघरा ही चलता था, चीट का कोई भी होता था। लड़कियां भी, अब लेडीज तो यही पहनती थी, कहते हैं कि वो दिन भर यही पहनती थी और कुछ पहनती नहीं थी, चाहे वो ज्वेलरी ना भी पहने, लेकिन उनका जो रहन सहन था वो था। मैंने किसी किताब में पढ़ा था ये चीज। अब मैं उस किताब की पुष्टि भी नहीं करता हूँ, क्योंकि सीधी बात यह है कि जब तक हमने आंखों देखी इससे नहीं है ना किसी से सुना है, तो मैं उसको क्यों करता हूँ। लेकिन यह है कि वो कहते हैं, लेकिन अब वो फिल्माने का तरीका था, एक जमाना था उस समय फिल्माने का तरीका था। उस समय लोगों को इतना डायरेक्शन की नॉलेज नहीं थी, या कहा जाए कि उस समय लोगों को इतना डीपली ये पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री आज एक व्यवसाय टाइप का था, उनका एक रोजगार टाइप का था, दिहाड़ी मजदूर वाला समझ लो। लेकिन आज लोगों का ये जुनून बन चुका है, लोगों का जुनून, लोगों का काम बन चुका है। लोगों की मतलब ये है कि आज उन्होंने इस चीज को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके हिसाब से वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे गीत हैं, मैं तो बहुत कम नथ पहनाता हूँ और क्या बोलते हैं मांग टीका वगैरह पहनाता हूँ। अगर मैं जंगल में फोक ड्रेस भी करवाता भी हूँ तो सिर्फ फोक ड्रेस ही पहनाता हूँ, ज्वेलरी बहुत कम पहनाता हूँ। आज की डेट में जब हमारे पास इतने बड़े बड़े सिंगर हैं जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें सुनते हैं, तो क्या उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने लिरिक्स में ये चीजों का ध्यान जरूर रखे, जिसमें कि उनके लिरिक्स में भी ये दिखे कि भाई उत्तराखंड रिप्रेजेंट हो रहा है, कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है, इंसान की प्रॉब्लम्स, उसकी मजबूरियां, उन पे हम लोग गाने बनाए। आज की डेट में जो सिंगर्स हैं उनके पास इतना टैलेंट है और इतना ज्यादा प्रॉब्लम है आज की डेट में उत्तराखंड में, उस चीज पे क्यों नहीं काम करते हैं? अब इसके लिए तो सर मैं तो डायरेक्टर हूँ रितेश जी, अब मैं क्या बता सकता हूँ इसके लिए। बाकी लेकिन देखिए, जहां तक लिरिक्स राइटर है, मीनिंगफुल की बात बोली जाए तो देखिए हर किसी का ना अपना अपना एक जोन होता है। मुझे ऐसा लगता है, अगर कहा जाए कि बॉलीवुड के सिंगरों की बात है, तो अगर हम कोई बादशाह जी हमारे रैप गाते हैं, सोनू निगम जी हमारा बॉलीवुड गाते हैं, अगर सोनू निगम जी से कहेंगे कि तुम बॉलीवुड गाओ, नहीं रैप गाओ, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। और बादशाह जी से कहेंगे आप गजल गाओ, उनके लिए टफ। तो ये हमारे वहां का ना थोड़ा जोन है, जोन को ले जाए। जैसे हमारे वहाँ बड़े भाई इंदिरा आर्य जी हैं, उनका जोन क्या है, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्न में ढाला है। उत्तराखंड इंडस्ट्री में अगर बोला जाए ना, किसी ने
चेंज करा है मॉडर्न की तरफ को, तो वो इंदर अजय जी का नाम जाता है। क्योंकि आप उनको स्टेज में भी देखेंगे, उनका गेटअप जो होता है, वो जैकेट बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल वही मॉडर्न से होता है। तो उनके गीतों में वो अधिकतर मॉडर्न टाइप की चीजें झलकाते हैं। अभी आप दर्शन परसवाड़ जी को सुनिए तो उनके उसमें फोक झलकेगा, आप उनके गाने को सुनिएगा, उनके उसमें फोक झलकेगा। राकेश खनवाल जी को सुनेंगे, उनके उसमें फोक झलकेगा। फिर आदरणीय नेगी जी की बात आप कर रहे हैं, अब वो तो गढ़ रत्न है, उनकी तो क्या बात बोले। और प्रीतम भारतवाण जी, उनके लिए भी क्या बोले। तो ये है कि हर किसी का अपना अपना एक अंदाज है, मुझे ऐसा लगता है। मीनिंग के लिए तो सभी काम करते हैं, पर वो थोड़ा सा लोगों की समझ में होता है कि वो थोड़ा सा पेड़ पौधे, फल फूल, नदी, झरनों की बात नहीं करते हैं। वो थोड़ा सा वेस्टर्न की बात करते हैं, ये जीन्स प्यार मोहब्बत जीन्स इसकी बात करते हैं। और फेमस भी यही है आजकल, मैं आपको बताऊं, जो चल रहा है, जो ऑडियंस की डिमांड है। हाँ, अधिक आप मैं जितना भी रिसर्च करता हूँ, तो मेरी लिरिक्स में मैंने जितना भी लिखते वक्त रिसर्च करा है कि 100 में से मेरे को 60% सॉन्ग्स जो उत्तराखंड में वायरल होते हैं वो किसी जगह को लेके या किसी ज्वेलरी को लेके वायरल होते हैं। अच्छा, हाँ, अधिकतर आप देखिएगा जिसमें भी नथुली, बिंदुली या पैजेबी या कोई सूट से रिलेटिव या क्या बोलते हैं मेकअप से रिलेटिव बात होगी, देखना वो जल्दी वायरल होगा, वो जल्दी वायरल है ना। और जिसमें पहाड़ से लेकर, मतलब पहाड़ बोले जिसमें ऐसी कुछ घटनाएं वो है, तो उस पर थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें सर बाकी सही है, सब अपने अपने स्तर से काम करते हैं। वो ये सही बोला, ये चीज भी आपने सही है कि सबका अपना अपना जोन है, काम करते हैं, इसलिए उनके जोन को हम वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सीधी सी बात है। आपको क्या लगता है कोई ऐसा आर्टिस्ट आज की डेट में है एज अ एक्टर जिसके पास वाकई में टैलेंट है, लेकिन उसे उस लेवल की पहचान अभी तक नहीं मिली है, या फिर उसे उस लेवल का काम अभी तक नहीं मिला है? सर देखिए, आर्टिस्ट तो बहुत हैं यहाँ पे ना, जिन्होंने पहचान की बात करे जाए, मैं इंडिविजुअल किसका नाम लूं, लेकिन यह है कि कुछ नाम है ऐसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्वेता जी भी बहुत अच्छा काम करती हैं। श्वेता जी ने जो है यहाँ पर एक बोला जाए कि कलाकारों के लिए एक अलग से उन्होंने एक लेवल बना दिया है। पहले से देखिए स्टेज में किसी भी आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिलता था, कोई भी सोलो नहीं कर पाता था। आज बहुत सारी लड़कियों को सोलो डांस के लिए परफॉर्मेंस मिलती है, उनको अपनी टैलेंट दिखाने का, अपना डांस दिखाने का। ये शुरुआत उन्होंने ही करी ना, श्वेता जी ने। तो उनके लिए ठीक है, उनको मिल रहा है। आज वो बॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, बाकी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो अच्छा है। बाकी कुछ कलाकार बहुत अच्छे हैं, कुछ कलाकार का कहा जाए कि कुछ नए जनरेशन में जो कलाकार हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला था संतोष की बात बोले जाए, वो बहुत अच्छा एक्टर है। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम, मैंने उसके साथ मेरी घटना बड़ी दिलचस्प है। अच्छा। तो एक थिएटर का BLM शाह नैनीताल पे हुआ है, तो वहां पर बहुत सारे कलाकार क्या कर रहे थे, 19 के दशक के जो गीत होते हैं, 19 के दशक के जो गीत होते हैं, उन गीतों में डांस कर रहे थे, मतलब परफॉर्मेंस कर रहे थे, और उसको पब्लिक देख रही थी। तो पब्लिक देख रही थी, तो मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी, तो मैंने बहुत परफॉर्मेंस देखी, 3 दिन तक मैं उसकी परफॉर्मेंस देखते रहा, और मुझे वो बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। वहां कम से कम 100 कलाकार कर रहे थे, लेकिन मेरे को उसकी अच्छी लगी, तो मैंने उसको किनारे को बुलाया, मैंने कहा भैया बात सुनो। तो उसने मेरे को एकदम से डांट दिया। अच्छा। डांट दिया क्योंकि उसको ऐसा लगा ना कि बहुत लोग आके उसको बोलते होंगे यार हमारी भी करा दो, हमारी भी करा दो परफॉर्मेंस। तो उसने कहा हाँ भैया क्या है, कोई काम नहीं है, कल करना है, ये करना वो करना। अरे यार मैंने कहा यार भैया मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, मुझे कल कॉल करना है, मुझे एक गाना कराना है तुमसे। अच्छा। तो उसने कहा अच्छा। फिर उसने मुझे अगले दिन फोन करा तो मिला, तब उसने मुझे पहचाना, अच्छा आप ये हो। अच्छा। तो मैंने उसको उस दिन से गीत कराना शुरू करा, पहला गीत कराया, फिर आज उसने भी 15-20 गीत कर दिए हैं। अच्छा काम करता है वो, अच्छा टैलेंट है। भावना कांडपाल जी बहुत अच्छी एक्टर हैं, भावना चुफाल जी बहुत अच्छी एक्टर है, अच्छा टैलेंट है इन लोगों में, और बढ़िया संस्कृति के काम भी करते हैं, पहाड़ के लिए काम भी करते हैं। हमारे हिमांशु भाई हैं, और बंटी जी हैं, आकाश नेगी बंटी हैं, अभी मैंने अजय सोलंकी जी के साथ काम किया। पन्नू भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो सारे ही अच्छे एक्टर हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको फेम नहीं मिल रहा है। आपने बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आपने एक अच्छी खासी पहचान दी है, अच्छा खासा नाम दिया, काफी कलाकारों के सक्सेस के पीछे आपका हाथ है, तो क्या वो आपको क्रेडिट देते हैं उस बात का पूरा अभी भी? हाँ जरूर देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग तो अभी भी गुरु ही मानते हैं। अच्छा। और क्रेडिट
देना भी चाहिए। क्रेडिट देने का कारण ये है कि मैं भी क्रेडिट देता हूँ आगे को, तो तभी लोग मुझे भी क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट है। अभी मैंने लास्ट भावना जी का भी एक इंटरव्यू सुना था, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने भी मेरे को, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भावना जी के सक्सेस पिक के पीछे आपका हाथ है बोलते हैं, पर मैं उन लोगों को ये बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की खुद एक बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की है, और किसी के इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर्स होना बहुत छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। प्लस यूट्यूब में अपना काम करती है, बहुत मेहनती लड़की है। कोई भी उसको कुछ भी बताया जाता है उसको बहुत डीपली सीखती है, समझती है और ध्यान देती है। फिर दूसरा, पहाड़ के प्रति उसका अच्छा प्रेम है, अच्छे एक्सप्रेशन है उसके, वो है। बस मैंने तो सिर्फ देखिए, एक कहते हैं, उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि आज मैं जो भी सीखी हूँ भैया से सीखी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपनी मेहनत से सीखा है जो भी सीखा है। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, बोला जाए कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे कि छोटे छोटे हैं, उन लोगों को भी मैं कोशिश करूंगा कि आगे को मैं बढ़ाऊं। अच्छा अच्छा। अभी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मेरी नज़र में हैं, जिनको मैं आगे लगातार काम कराऊंगा, कुछ अपने स्तर से, कुछ गर्ल्स हैं उनको भी अपने स्तर से काम कराऊंगा। तो बस यही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये भी है कि आप जैसे जो नया बच्चा अगर फ्रेश आर्टिस्ट आपके पास आए, वो वाकई में टैलेंटेड भी हो, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं उसको भी उसी नजरिए से देखता हूँ जैसे एक स्टार को देखता हूँ। सीधी बात बताऊं, मैं देखिए जब किसी को सिखाता हूँ ना, तो मैं ये सोच के नहीं सिखाता हूँ ये कैसा करती है मैं, या ये कैसा करता है, मैं ये सोच के सिखाता हूँ मैं इसको कैसे करा सकता हूँ, अच्छा, मैं इसको कैसे सिखा सकता हूँ। मैं इसको ये सोच के कराता ही नहीं हूँ कि यार ये तो नहीं कर पा रहा है, ये नहीं, मैं परेशान नहीं होता हूँ। सबसे मेन मेरी चीज है कि मैं परेशान नहीं होता हूँ। एक तो ढंग से सबसे बात करो, अच्छे से सबसे बात करो, इस तरीके से ही सिखाता हूँ। और फ्रेश माइंड होके मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कैसे सिखाऊं, मेरा जो सिखाने का तरीका है वो मैं क्या चेंज करूं, इसके लिए मैं इसको कैसे सिखाऊं कि जिससे ये अच्छा सीख सके। कोई ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनको आपने काम दिया है, उनके पीछे आपका नाम रहा है, और आज के डेट में उनका बिहेवियर, एटीट्यूड आपके लिए इतना बदल गया कि वो आपको इग्नोर ही करते हैं डायरेक्टली? सर देखिए, ऐसे नाम तो मैं कैमरे में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने काम दिया भी है, काम देता भी हूँ, आगे को समझता भी हूँ। बहुत सारे हैं, मैं इंडिविजुअली क्या बोलूँ, बहुत सारे ऐसे डीओपी हैं जिन्होंने बहुत सारे मेरे साथ काम किया, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया। लेकिन ठीक है, वो मैंने उनको बहुत टाइम तक अपने साथ काम किया, लेकिन वो बॉन्डिंग को समझ नहीं पाए, सोच नहीं पाए, तो फिर मैंने भी उनके साथ धीरे धीरे कटना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये है, अब आज नई टीम है, नई टीम खड़ी है तो नई टीम है, सीधी बात ये है। आप मतलब योगदान जो आपका है उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए, वो आप एज अ डायरेक्टर ज्यादा दे सकते हो या एज अ कोरियोग्राफर ज्यादा देते हैं? देखिए, कोरियोग्राफर तो मैं अब बहुत कम करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर आ चुके हैं इंडस्ट्री में। अंकित है, मुबारक है, अभी मेरे साथ विशांत काम करता है, और पंकज काम करता है, या गढ़वाल से बहुत सारे लोग हैं, नीरज है, अमन डोरीमोन है, बहुत सारे लड़के हैं, ये अच्छा काम करते हैं। तो मेरा फोकस सभी सिर्फ डायरेक्शन में ही है, डायरेक्शन में ही है, और कि मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री को कुछ ऐसे सॉन्ग्स डायरेक्ट करके दूं, मेरे को मिल नहीं पाते हैं। मैं थोड़ा सा ना लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप ना सिर्फ डांस में ही मत घुसो, आपको चैनल चलाना है तो सिर्फ डांस के हिसाब से ही चैनल मत चलाओ। मेरे को ऐसा लगता है कि डांस के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ सैड सॉन्ग जैसे हम दूसरी इंडस्ट्री में देते हैं, नेपाल की इंडस्ट्री में देखते हैं, वहां पर भी जो सैड सॉन्ग है वो बहुत वायरल होता है ना, बहुत वायरल होता है। और मतलब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे थीम सॉन्ग्स, वो मुझे हिस्टोरिकल सॉन्ग करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, बिल्कुल ना, मेरे को बहुत मजा आता है। बीच में मेरा अधिकतर जितने भी गाने मैंने अभी शूट करे हुए हैं, उसमें मेरी स्टार्टिंग में सीधे मैं डांस नहीं कराता हूँ, मैं कोई गीत को क्यों वो गीत हो रहा है उसकी वजह बताते हो, उसकी वजह बताता हूँ पहले कि क्यों गा रहा है। ये नहीं कि नोटिस किया मैंने अधिकतर मेरे सॉन्ग। फिर बीच में मुझे कुछ कमेंट ऐसा आने लग गए कि दीपक पुल्स के उसमें स्टोरी बहुत ज्यादा होती है स्टोरी बहुत ज्यादा होती है, 1-1.5 मिनट स्टोरी खा जाता है। तो मैंने कहा चलो इस पे काम करा जाएगा, कुछ ऐसा करा जाएगा कि स्टोरी ना दिखे लोगों को, कुछ अलग कन्वर्सेशन। तो अभी लास्ट मेरा एक सॉन्ग आया, उसमें मैंने शुरू पे स्टोरी रखी नहीं, मैंने उस पे एंड पे स्टोरी रखी। अच्छा, एंड पे स्टोरी रखी, और अच्छा चल रहा है। अभी परसों ही आया है पहाड़ी बाना करके, और अच्छा गीत है, अच्छा चल रहा है। लेकिन देखिए ऐसा है ना, हम जो लोगों ने कहा मैं उस चीज को समझ गया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल सॉन्ग में जो पहाड़ से रिलेटेड सॉन्ग है उसमें स्टोरी होनी चाहिए तभी समझ में। हाँ, और उत्तराखंड में मेरे को जहां तक मैंने अपने सॉन्ग्स देखे हुए हैं, तो मैंने बहुत बड़े बड़े हिस्टोरिकल सॉन्ग करे हुए हैं और हिट भी वही हुए हैं।
आप हिमोली की बात करिए तो कम से कम उसमें 1.5 मिनट की स्टोरी है, आप देखिएगा उसको, बिल्कुल। वो पूरे एक बकरी से लेकर वहां तक जाने तक पूरी स्टोरी है, तो 1.5 मिनट की स्टोरी है। मैंने उसको फिल्माने में ही आधा दिन लग गया था पूरा। अच्छा, तो वो देखिए आज अच्छा खासा क्या बोलते हैं अच्छा खासा चल गया है हम्म। ना, हिमोली है, मतलब 20 मिलियन हाँ, से ऊपर ऐसे है। ऊपर हो गया। और उसके बाद बोला जाए मैं पहाड़न, जब मैंने मैं पहाड़न करा तो मैंने उसका पहले से एक स्टोरिकल बना के रखा था कि मैं उसमें एक डायरेक्टर को रखूंगा, एक कैमरामैन को रखूंगा, एक हीरो को रखूंगा, एक हीरोइन को रखूंगा, इस तरीके से घुमाऊंगा। तो वो भी मैंने स्टोरिकल बनाया शुरुआत में, उसमें भी बहुत बड़ी स्टोरी है, एंड पे भी और देखिए वो 35 मिलियन हो गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि हिस्टोरिकल सॉन्ग चले नहीं, बिल्कुल। मैं तो सारे स्टोरिकल सॉन्ग चले हुए हैं। लौंडा रे सोबना करा था मैंने, वो स्टोरिकल सॉन्ग है। या अभी जो चाह को होटल करा था, नहीं वो चाह कुछ है करके उसका नाम है, वो पहाड़ी कसक से आया था, वो स्टोरिकल सॉन्ग है। नेट में देखी छे वो स्टोरिकल सॉन्ग है। तो सारे चले, सारे मिलियंस में है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि स्टोरिकल सॉन्ग देखो, जिसको स्टोरी देखना अच्छा है, पहाड़ की लैंग्वेज को सुनना पसंद है, वो तो देखेगा। पहाड़ आपको देखेगा स्टोरी से ही। हाँ, गानों से हो सकता है ना समझ में आए उतनी चीजें, ना समझ में नहीं आए बट ना, स्टोरी से थोड़ा बहुत Historical चीजें से। समझ में आ जाती है तो चीजें। फिर आप जिस चैनल को हमने स्टोरिकल सॉन्ग दिए वो मिलियन में है, तो हम कैसे कह सकते हैं स्टोरिकल सॉन्ग खराब है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो डांसिंग की जगह पे, जैसे मैंने मधु करा था, मधु करा था, तो उसमें मैंने कोई स्टोरी नहीं दिखाया था, वो डांसिंग था तो चला। आज 37 मिलियन का गाना है, 38 मिलियन का गाना है, तो इसके पीछे की वजह सोशल मीडिया है या फिर कुछ और भी हो सकती है? अब शायद सोशल मीडिया तो क्या है, अब लोगों को आजकल डांस करना ज्यादा पसंद है, वो चाहते हैं गाना स्टार्ट हो तो सीधे डांस हो जाए तो सीधे चल जाए, महिला संगीतों में चल जाए तो सीधे गाना स्टार्ट हो। अब मैं सिर्फ डांस करने के लिए गीत नहीं बनाता हूँ, मैं उसको सोचता हूँ, समझता हूँ, मैं क्यों ये हीरो इसके लिए गीत गा रहा है और क्यों हीरोइन इसका रिप्लाई कर रही है, मैं इसके लिए गीत बनाता हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्शन करता हूँ, बस ये नहीं। वरना मैं भी कोरियोग्राफर ही होता, डायरेक्टर होता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, वो तो होती है चीजें। कोई ऐसा, जैसे बाहर की इंडस्ट्री में, ये एक बहुत सेंसिटिव सवाल भी है वैसे तो, बाहर की इंडस्ट्री में देखा जाता है कि काफी एक्टर या फिर एक्ट्रेस, दोनों को ही मैं यहाँ पे रखूंगा, उन्हें काम पाने के लिए इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। आप एज अ डायरेक्टर, क्या आपके पास कभी आपको इंडस्ट्री में चीजें देखने के लिए मिलती है कि कोई लड़की को, कोई एक्ट्रेस को ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता हो किसी भी डायरेक्टर या फिर किसी प्रोडक्शन के साथ? ऐसा कभी आपने देखा कि ऐसा होता है? हमारी इंडस्ट्री में चीज देखी जाती है वैसे? देखिए, मैंने तो अभी तक फिलहाल ये चीज नहीं देखी है उत्तराखंड इंडस्ट्री में, क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने, जितने भी अच्छे चैनल्स हैं जिन्होंने रेगुलरली काम करा हुआ है, रेगुलरली करने के मतलब वो सालों से लगे हुए हैं और सालों तक काम कर रहे हैं। हाँ, अब वो उन लोगों के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ जो इक्के दुक्के चैनल आए हुए हैं, जो आज आए, उन्होंने एक गाना निकाला, उनके समझ में आया कि भाई हीरो तो अपना रहता है, हीरोइन तो अपनी रहती है, हमें तो कोई मूवी नहीं लगा रहा है, उसके बाद हट जाओ, वो चैनलों का मैं कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जितने भी चैनल जुड़े हुए हैं, वो जितने भी है, चाहे पहले के हों, पहले सन 2004 से मेरी इंडस्ट्री में जर्नी है, उस समय के जितने चैनल हो, रामा कैसेट हो, टी सीरीज हो, हिमाल हो, या उत्तरांचल सीरीज हो, कितने भी हो, माँ वैष्णो प्रोडक्शन हो, वो तो दोबारा आ गए हैं। और अभी जितने भी चल रहे हैं, मसक बीन चल रहे हैं, यंग उत्तराखंड चल रहा है, PR फिल्म चल रहा है, यमुनोत्री चल रहा है, सारे जितने भी चल रहे हैं, ब्लू रेड है, तो ये सारे लोग जो है अच्छा ही काम करते हैं और इस नजरिए से बिल्कुल काम नहीं करते हैं कि उनको, वो सिर्फ, हाँ, उनको सिर्फ एक चीज को देखिए, वो लालसा हर किसी को होती है कि मैं कोई गीत कर रहा हूं तो वो गीत चले, क्योंकि उनकी भी देखिए इनकम लगी है उसको। और मैं तो चाहता हूं कि हर गीत चले, हर प्रोड्यूसर का गीत चले, हर चैनल का गीत चले, पैसा लगे, वो रिटर्न हो, उसी से तो उनको एक हिम्मत आएगी कि आगे हमें काम करना चाहिए परमानेंट। अब किसी ने 10 लाख रुपए लगा दिए, वो घुस गए, फिर वो बेचारा क्या काम करेगा आगे? तो ये है, तो ऐसा कुछ है नहीं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा है। तो यहाँ इंडस्ट्री में तो फिलहाल आज उत्तराखंड में तो नहीं है ऐसा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने आपसे बोला हो कि आप मुझे फेम दीजिए, आप मुझे ब्रेक दीजिए, आप मुझसे जो मांगेंगे मैं वो आपको दूंगी या दूंगा? देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं, हम ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं। सीधी बात बताओ, हम लोग इनके बारे में ना सोचते हैं और ना इनको पूछते हैं, हम सिर्फ उनको
जो काम देते हैं वो देते हैं उनके टैलेंट के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से। उनके टैलेंट के हिसाब से। और एक दूसरी चीज मेरी नजर में आता है, टैलेंट से बढ़ के व्यवहार। टैलेंट तो है, देखिए टैलेंट किसी के पास कम होता है, कम होता है, किसी के पास ज्यादा। लेकिन उसकी जिज्ञासा होती है तो वो आगे आ जाता है। और एक टैलेंट होता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा है, उसकी जिज्ञासा कम है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ एक व्यवहार होना बहुत जरूरी है। एज अ डायरेक्टर कोई आप ऐसी मूवी आपका प्लान है जो उत्तराखंड को आप दे सको, और वो ऐसी मूवी हो जो आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सके? सर देखिए, मूवी की जहां तक बात करी जाए तो मैंने तो एक अपनी मूवी बहुत टाइम पहले से लिख रखी है। अच्छा। बहुत सालों से लिख रखी है, पर फाइनेंशियली कुछ बजट का इशू है, या कहा जाए कि बड़ा बजट है उस मूवी का, तो हमें अभी तक वो नहीं मिला है। बाकी मैंने बहुत अच्छी एक कहानी लिखी हुई, एक जिज्ञासा लिखी हुई अपनी, और बहुत साल पहले लिख दी थी, तो उसको जो है मैं भविष्य में आगे जाकर प्रेजेंट तो करना चाहूंगा। बाकी अभी हमारे कुछ प्रोजेक्टों में काम चल रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट अच्छे बन जाए तो आपको बहुत जल्दी एक मूवी देखने के लिए मिलेगी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो आज की डेट में क्या ऐसा है कि उत्तराखंड की इंडस्ट्री उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही? एग्जाम्पल फॉर, आप चाहे एज अ डायरेक्टर आपको इस चीज का आंसर दे सकते हैं, आप चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे पंजाबी इंडस्ट्री हो, या फिर अन्य कोई इंडस्ट्री हो, बट उत्तराखंड की इंडस्ट्री को वो नाम वो पहचान नहीं मिल पा रहा, उसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए रितेश जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको काटूंगा इस बात को। आज उत्तराखंड इंडस्ट्री जो है बहुत ऊपर है, मुझे जहां तक लगता है। आज हमारा एक गीत गुलाबी सरारा 300 मिलियन का गीत हो गया, जो देश विदेश सारा उस पे फेम जिसको जानता है। तो इंडस्ट्री तो बहुत डेवलप हो चुकी है। मतलब एक जमाने में इंडस्ट्री का कोई पता नहीं था। जिस जमाने में मैं जाता था, उस जमाने में 8-8 गाने, 16-16 गाने हम करने जाते थे, पूरी कैसेट बनने जाते थे। और आज इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, आज हमारे लोगों को जानते हैं सोशल मीडिया से, या लोगों को पहचानते हैं। बाकी देखिए कमियां जो होती है ना, हम लोग क्या है कि हम थोड़ा सा डीपली नहीं समझ पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर जैसे पूरे उत्तराखंड में क्या है कि गुट बना हुआ है, तो मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि अभी सारे ही अच्छे चैनल अच्छा काम करें। कोई ऐसा गाना या ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने काम किया हो और लास्ट में आपको उस काम से अलग कर दिया हो? अब देखिए, मैं इसमें तो क्या बोलूं, आज वो गाना इतना बड़ा गाना बन चुका है कि अच्छा। मुझे एक दिल से जिज्ञासा है। वैसे तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं इस बारे को बोलना ही चाहता, लेकिन एक दिल की जिज्ञासा रह जाती है कि क्यों नहीं। दरअसल मेरा क्रीम पाउडर जब हुआ था तो मेरा बड़ा लगा पन्नू गोसाई जी वाला। हाँ, तो क्रीम पाउडर मैंने और राकेश भाई ने जो है बहुत देर तक लिखा था। मैंने एक नेपाल का एक सॉन्ग है, मैं आपको बताऊं, महेश कुमार औजी जी हमारे नेपाल के बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनका एक गीत था, हो मेरी निर्मला समझरोणे झन, ऐसे करके गीत था। तो वो गीत मैंने सुना, तो मैंने राकेश भाई को बोला, मैंने कहा इस गीत पे कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला यार हमारे वहाँ पहले छलिया लोग एक गीत गाते थे, क्रीम पाउडर घसने के लिए। तो मैंने कहा बड़े भाई ये तो बहुत अच्छा गीत है, इसको बनाते हैं। तो उन्होंने बनाया, फिर हमने उसके अंतरे बनाए। अंतरे बनाने के बाद हमने उसके अंतरे जब बनाए तो अंतरे बहुत अच्छे बन गए। फिर मैंने उनको बोला, मेरे ख्याल से वो राकेश भाई का एक ऐसा स्टेप है ना वो गीत, कि वहां से राकेश भाई का एक अलग लेवल नाम हो गया है। राकेश भाई ने भी बहुत मेहनत करी है अपने स्ट्रगल लाइन में, बहुत स्टेज गाया, बहुत सालों से वो मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वहां से ही एक क्रीम पाउडर फेम मिला। तो मैंने बोला आप जो है माया दी के साथ इस गीत को गाइए। तो माया दी के साथ उन्होंने वो गीत गाया। मंगोली साहब जी का बहुत अच्छा म्यूजिक है उसमें, आसिम जी का, और उन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया। तो मैंने वो ऑडियो पूरा रेडी कर दिया था। रेडी करने के बाद हुआ ये कि मुझे एक दिन मसकबीन से फोन आता है, और मैंने उनको वो गीत सुनाया, तो उन्हें गीत वो बहुत पसंद आया। तो फिर जब वो गीत शूट हो गया था, तो मुझे उसके बाद ही पता चला, तो मुझे बड़ा वो हुआ, मैं किसी कारणवश उसको शूट नहीं कर पाया, या मतलब मुझसे नहीं जुड़ पाया। लेकिन वो गीत जो है आज भी आप जानते हैं 72 मिलियन का गीत बन चुका है, और बहुत बड़ी बात होती है। उत्तराखंड का मेरे ख्याल से सेकंड रनअप हाँ गीत है। सबसे पहले गुलाबी सरारा ही है, उसके बाद मेरे ख्याल से क्रीम पाउडर ही है। तो उस गीत का बड़ा मलाल है मुझे आज तक का, कि मैं उस गीत से डीपली नहीं जुड़ पाया।
वरना मैं उससे जुड़ता तो आज क्या पता मैं भी 70 मिलियन के किसी गीत में ये शामिल हूं। बात भी वैसे फर्स्ट टाइम मुझे भी पता चल रही है कि हाँ। उसमें जो एक हाथ है वो आपका रहा है। अरे मेरा हाथ कुछ नहीं है, वो स्टूडियो में एक मेहनत थी, टीम मेहनत थी, राकेश भाई के साथ एक मेहनत करी थी, मंगोली जी ने उसमें। तो उस चीज के लिए आपने डायरेक्टली कभी बात करी प्रोडक्शन से? नहीं, प्रोडक्शन की कोई गलती नहीं थी उसमें। प्रोडक्शन की इसलिए गलती नहीं थी, प्रोडक्शन ने मुझे बोला था पर मैं ही कुछ अपने काम की वजह से बिजी था तो मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। Okay. तो प्रोडक्शन के साथ मेरे आज भी बहुत अच्छे संबंध है और लाइफ टाइम बहुत उनके सारे अभी प्रोजेक्ट तो आप मैंने मसक करे बिन हुए के लिए काफी हाँ, गाने मसक गाने बिन के लिए मैं परमानेंटली काम करता हूँ और अच्छे संबंध है, उनके लिरिक्स में भी काम करता हूँ। तो मेरी वजह से मैं उसमें, लेकिन उसका एक मलाल इसलिए कि मैं जुड़ नहीं पाया। ओह। अगर मैं जुड़ता उस गीत में तो मैं भी किसी गीत में 70 मिलियन के किसी गीत में शामिल हुआ होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये था बस। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने अभी भी इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे गाने दिए हैं जो आज भी वायरल हैं। अगर मैं बात करूं मैं पहाड़न या फिर मेरा सैया जी सारे गांव का छन हीरो, ये 2 गाने हैं जिसमें आप ही ने डायरेक्शन भी किया है और ये आप ही के द्वारा लिखे गए गाने भी हैं। इन दोनों के पीछे की कुछ स्टोरीज भी हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो क्या है इन दोनों गानों के पीछे की कहानी, इन्हें आप अलग अलग करके आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, मैं पहाड़न की स्टोरी तो ऐसा है कि मैं पहाड़न मैंने लिखा था जब, तो मैंने उसको जब लिखा तो मैं अकेले नैनीताल रूम पे रहता था। अच्छा। तो मैं जब अंदर बाहर जाता तो मैंने दिमाग ये लगाया कि उस समय इंस्टा जो था उतना बहुत ज्यादा नहीं चला था, चल रहा था धीरे धीरे, शुरू हो गया था, धीरे धीरे वायरल होने लगी थी रीलें। तो मैंने उसमें देखा, मैंने कहा यार ऐसा क्या बना जाए, टिकटॉक भी उस समय बंदी हुआ बंदी हो गया था। तो मैंने कहा ऐसा क्या बना जाए जो लड़कियां मतलब एकदम से वो करें। तो मैंने उसमें सोचा यार मैंने क्या बनाए, तो मैंने सोचा लड़कियां जो है एक तो ठुमका बहुत अच्छा लगाती है, ठुमके, और दूसरा पहाड़ की है तो पहाड़न हम एक अच्छा नाम। तो मैंने उससे वहां की कंपोजिशन करी, मैं पहाड़न। तो मैंने जब सर को सुनाया उसे, ब्लू रेड मसक बिन स्टूडियो ब्लू रेड को सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है तो इसको पूरा कर। फिर मैंने बड़े भाई हमारे रंजीत जी हैं, A+ स्टूडियो के ऑनर हैं, देहरादून में बैठते हैं, बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, तो उनको मैंने सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो हमने डिसाइड करा कि इस गाने को ममता आर्या जी से गवाया जाएगा। ममता आर्या छोटी बहन बहुत अच्छा गाती हैं और उनसे गवाया तो उनकी अपनी सुमधुर आवाज से बहुत अच्छा। बाकी देखिए, वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था ये मेरी जिद से बना, जो डायरेक्टर वाला और वो था, सर ने तो बोला था कि जो है देख तू अपने हिसाब से कर, पर मैंने बोला यार इसको इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट में करेंगे, काम करेंगे, तो इस तरीके से करा। बाकी फिर मैंने भावना जी को बोला, उसमें भावना जी को मैंने बोला तो उन्होंने डांस, उनको मैंने बोला भी कि यार ये गाना जो है डांसिंग का है, मेरा ठुमका पहाड़ी तो ठुमका डांसिंग का है, तो इसमें आपको डांस तो आना चाहिए। थोड़ा उसका हाथ जो है डांस में ढीला था उससे। अच्छा। तो क्योंकि मैं उसको हिमूली सॉन्ग करा चुका था और भी बहुत सारे सॉन्ग, तो मैंने कहा डांस के लिए मैं ये थोड़ा सा हाथ जो है ढीला है, तो आप जो है, फिर मैंने उसको कुछ स्टेप रिकॉर्ड करके भेजे, फिर उसने वो स्टेप शायद सीखे या किसी के वहां जाके सीखे। तो मैंने उसको ये भी बोला तो क्लास ज्वाइन कर कथक की, तो उसने, लड़की ने बहुत मेहनत करी उसके लिए। अच्छा। तो मैं तो ये कहूँगा उसको भी बहुत शेयर जाता है, 35 मिलियन का गीत बन चुका है आज। और बस भावना जी का, बाकी देखिए एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, हाँ जिनका एक इंटरव्यू में शायद उन्होंने बोल दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा उन आर्टिस्ट का, उनका कहना था कि ये जो मैं पहाड़न सॉन्ग है ये उनका था और उन्होंने किसी और की झोली में ये गाना डाल दिया। अब देखिए ये तो अंदर की बात है, इतना मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन देखिए कहते हैं कि क्या पता उनसे बात हुई होगी चैनल की, क्योंकि मेरी तो चैनल से बात हुई थी, क्या पता उनकी चैनल से बात हुई हो। ठीक है। तो उनके भी उस चैनल में बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, अच्छा काम है उनका, तो क्या पता चैनल ने बोला हो, फिर उनको पहले अप्रोच करा हो कि क्या बोलते हैं आप करिए इस सॉन्ग को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया हो। फिर तब मैंने, क्योंकि मैंने तो भावना के लिए बोला था डायरेक्ट, और पहले मैंने इस सॉन्ग में नताशा के लिए भी बोला था मैं आपको, पर नताशा के लिए उसका डांसिंग बहुत अच्छा है, अच्छी एक्टर से, वो बहुत अच्छा करती है। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाएगी पहाड़न वाले शब्द में। अच्छा। वो थोड़ा वेस्टर्नाइज मुझे ऐसा लगता है, नताशा वेस्टर्न बहुत अच्छा करती है, तो पहाड़ वाला टच नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हो रहा है। और रही बात जो एक्टर्स की आप बोल रहे हैं, तो उनसे क्या पता चैनल की बात हुई हो, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी तो है नहीं। फिलहाल जो है मैंने तो डायरेक्ट भावना जी से ही बोला। अच्छा। तो उनके हिसाब से तो वो
बाकी उन्होंने करा भी है सॉन्ग को, तो अच्छा ही लगा और काफी अच्छा गया भी है सॉन्ग, अच्छा गया है हर एक आर्टिस्ट कर रहा है हर एक फील्ड में। अच्छा गया वो। दरअसल में वो सॉन्ग मेरा महिला संगीतों में बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा सारा। और देखिए पिछौड़ी पहनती हैं लड़कियां, और पिछौड़ा पहनती हैं और सभी लोग पहनते हैं, तो करते ही हैं महिला संगीत, कोई फंक्शन हो जाए करती वो करते हैं। मैं पहाड़न अभी दोबारा से ट्रेंडिंग में हो गया है वो, बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा है। तो आपके फेवरेट सिंगर या फिर आपके फेवरेट डायरेक्टर ऐसे कौन है, और कौन है ऐसे जिनसे आपने कुछ सीखा है या आपके जो आइडल रहे हैं? देखिए मैं ना नेपाल के एक सर हैं प्रकाश सपूत जी। प्रकाश सपूत जी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, गलबंदी सॉन्ग है उनका, और बहुत सारे सॉन्ग हैं, तिमरो माया या दमाई राजा। और वो एक सिंगर भी हैं। सबसे पहले उनके अंदर की एक बात मैं बताता हूँ, वो एक सिंगर है, एक डायरेक्टर है, एक एक्टर है। वो खुद ही डायरेक्शन करते हैं और खुद ही डायरेक्शन करते हैं, खुद ही एक्टिंग भी करते हैं। एक एक्टिंग करते करते किसी को अपने आप को डायरेक्शन करना वो बहुत टफ हो जाता है। अच्छा। तो वो कैसे उस फ्रेमिंग को मैनेज करते होंगे, कैसे उस आइडिया को मैनेज करते होंगे, मैं अपने आप को कैसा कर रहा हूँ वो तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो बाद में देखते होंगे, तो वो इसलिए वो बार बार रिपीट और वो होता होगा। खुद लिखते भी हैं वो और खुद गाते भी हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, सीधी बात बताऊं। आपके आइडल भी वही है। अच्छा। मेरे आइडियल जो है, सबसे पहले तो प्रकाश सपूत जी। मैं 3 लोगों को बहुत अपना आइडियल मानता हूँ। एक तो जो है, मैं सचिन तेंदुलकर का बड़ा फैन था बचपन से। सीधी बात बताऊं तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन था बचपन से ही। मेरे घर में अभी भी उनकी फोटो है, जिसको मैं वो करता था, बहुत पूछता था। पहले क्रिकेट का ही जमाना था, तो मैं उनका, और वो जितने सॉफ्ट नेचर के हैं, आपने उनका कोई भी वीडियो देखा, वो बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान को इतना बड़ा होने के बाद भी इसी नेचर का होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। मेरी नजर में जो, अगर आप ऐसे हो, हर किसी से प्यार करो और वो करो, तो मैं उनका बड़ा फैन हूँ। और मैं दूसरा प्रकाश सपूत जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। और तीसरा मैं जो है, सिंगिंग की बात करी जाए तो मैं मैथिली ठाकुर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैथिली ठाकुर जी जो है बहुत अच्छा गाती हैं। मैं उनके भजन सुनता हूँ, जब भी मुझे सुकून चाहिए होता है मैं उनके भजन सुनता हूँ। अच्छा। तो ये है, तो मुझे उनकी गायकी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। बीच में हल्द्वानी भी आई थी, तो मैं उस दिन बाहर था शूट पे, कहीं बाहर क्या था मेरे ख्याल से, मैं कहीं दिल्ली कहीं बाहर था, तो मैं जा ही नहीं पाया था वहां पर, एक शूट था मेरा। तो मेरे को उस दिन बड़ा मलाल हुआ। फिर उनके, मैं एक बार दिल्ली भी गया था, तो मुझे जहां भी पता चलता है उनका वो है, तो मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ, पर हो नहीं पाता है। वो स्टार आज तक मिलना हो नहीं पाया। आइडल मेरे 3 लोग हैं, तीनों से कभी नहीं मिलना हो पाया। अच्छा, किसी से भी नहीं मिले? किसी से नहीं। प्रकाश सपूत जी से मेरी एक बार आंखों के सामने मुलाकात हुई थी, पर उतनी बात नहीं हो पाई। तो रितेश जी ऐसा है, मेरे को ये लोग तो तीनों आइडियल है मेरे, जैसे मैंने बताया, सचिन तेंदुलकर जी, प्रकाश सपूत जी और मैथिली ठाकुर जी। मैं इन तीनों को बहुत पसंद करता हूँ और इनको सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, समझता भी हूँ क्या कर रहे हैं लाइफ में, कैसे आगे बढ़े, इनको फॉलो बहुत करता हूँ। चाहे सामने सब ना मिल पाए हो, लेकिन मैं इनको इनकी प्रोफाइल के हिसाब से बहुत वो करता हूँ। तो ये तीनों ही लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके बेस्ट एक्टर ऐसे कौन है जो आपको बहुत पसंद हो? एक्टर तो देखिए, मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं। वैसे तो उत्तराखंड इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्टर्स हैं। भावना भी अच्छी एक्टर है, श्वेता जी अच्छे एक्टर हैं, भावना चुफाल जी अच्छे एक्टर हैं, या नताशा हो या दिव्या नेगी हो, सभी अच्छे एक्टर हैं। नीरू बोरा मेरे साथ बहुत छोटी बहन जैसी है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। सभी लोग अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जो मेरा बहुत सालों से के एक्टर्स का वाला है, मैं अपनी वाइफ को बहुत पसंद करता हूँ। क्योंकि मेरी वाइफ भी एक्टर रह चुकी है, उसने बहुत सारे गीत करे हुए हैं। रश्मि चंद्रा नाम है, और उसने जो है एक गीत, मैं आपको बताऊं, मैं पहली बार किसी अवार्ड फंक्शन में गया और उसका नाम था यूफा, जो यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड होता है हमारे उत्तराखंड में। वो मैं उसमें 3-4 बार चले गया हूँ। मेरे इस बार भी मेरा मैं पहाड़न में नॉमिनेशन था बेस्ट डायरेक्टर में। तो जब मेरा वो 2000 पहले था, तो उसमें एक गीत है तेरी रंगयाली पिछौड़ी, पप्पू कारगीता का, मेरा आज तक का सबसे बेस्ट और फेवरेट सॉन्ग है। मैं आज तक का उस गीत को बहुत, उसके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, और उसमें मेरी वाइफ ही एज ई एक्टर है, मतलब हीरोइन वही है, एक्टर उसमें हिमांशु है। तो मुझे वो गीत भी बहुत ज्यादा पसंद है, और उसमें तो उसमें मेरी जो वाइफ ने एक्टिंग करी है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए मुझे मेरी वाइफ ही आपकी बेस्ट एक्टर है, वाइफ के अलावा कोई। बाकी वाइफ के साथ मेरे भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। अभी इंदर भाई का एक सैनी आया था, वो भी उसके साथ करी। अब तो वो घरेलू महिला हो गई है, देखनी है कि
अच्छी एक्टर है, समझती है, कथक से विशारद है। अच्छा। और बढ़िया है, उसकी फैमिली भी, मेरी जो ससुराल की फैमिली वो भी पूरा म्यूजिकल है। अच्छा सपोर्ट मिलता है उनके ठीक है, ठीक है। ससुराल आपका? मेरा लोहाघाट है। ससुराल लोहाघाट से? जी जी जी, हाँ। ठीक है, तो चंद्रा जी वहीं की हैं? चंद्रा जी वहीं की है। बहुत बढ़िया। आपका डायरेक्शन फील्ड में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है आज की डेट में? देखिए, डायरेक्टर फील्ड में कॉम्पिटिटर, मैं डायरेक्शन के क्षेत्र में मैं बोलूँ कि मुझे अगर उत्तराखंड में किसी का डायरेक्शन अच्छा लगता है, किसी का एक सेंसिबल काम लगता है डायरेक्शन के क्षेत्र में, तो मुझे सोहन चौहान का बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। सोहन चौहान बहुत अच्छा डायरेक्टर है, और अपना मेरा छोटा भाई भी है, और बहुत अच्छा सपोर्ट है और अच्छा प्यार भी हम लोगों का, मेरा या सैंडी गुसाई की बात करी जाए, या अंकित भी करता है डायरेक्शन, मुबारक भी करता है। लेकिन एक सेंसिबल बोला जाए कि देखिए, मेरी नजर में जो डायरेक्टर है, वो जब तक आप किसी स्टोरी को नहीं फिल्माओगे, सिर्फ डांस करने हुई डायरेक्शन नहीं बोल सकते। मेरे को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ डांस करवा रहे हो और डायरेक्टर बोल रहे हो, नहीं। डांस कराना एज ए कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक, स्टोरी और उसको डिजाइन करना, समझना, या सेट सॉन्ग को भी डिजाइन करना, समझना, या कुछ नई चीजें दिखाना, उसको बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन मेरी नजर में तो वो है कि जो मतलब उसको एक निखारे, कलाकृति को प्रस्तुत करे, ये है मेरा नेत्र विषय। बाकी डांस कराना मेरी नजर में ऐसे कोरियोग्राफी, वो भी एक डायरेक्शन है, लेकिन वो कोरियोग्राफी है। मतलब आप बोला जाए नृत्य निर्देशक बोल सकते हैं उसको, डायरेक्शन को नृत्य निर्देशक नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं दोनों चीजें करता हूँ। तो सोहन चौहान बहुत अच्छा डायरेक्टर है, और मुझे रंग भंग गीत बहुत अच्छा लगता है, जो उसने बहुत अच्छा डायरेक्ट करा हुआ है। ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी उसमें छोटी छोटी सी जो बारीकियां हैं, एक जगह पे बैठ के, हाँ, तो बेहतर उससे ही मिलता जुलता गीत देखा, जो पूरा गाना एक ही जगह पे है। हाँ, उसी का एक गीत जो मैंने आपको प्रकाश सपूत जी की बात करी, तो गलबंदी है नेपाल का, वो भी इसी तरीके से बना हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत गीत है। तो ये देखिए, ये इस टाइप के चैलेंज लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक जगह पे बैठाल के कराना बहुत ज्यादा टफ होता है, एक एक एक्सप्रेशन, और उसमें एक्टर्स श्वेता जी ने भी हो, हिमांशु ने, या उसमें डीओपी जो भी हैं उन्होंने, गोविंद भाई हैं शायद, और इन लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया। म्यूजिक उसमें रंजीत जी ने बहुत अच्छा काम किया, और सबसे बड़े आदरणीय स्वर्गीय बड़े भाई प्रहलाद जी ने, जो बहुत उसको इतना खूबसूरत गाया है और लिखा है, वो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी चीज जो है, चैनल मसक भी एक ऐसा चैनल है जो डीपली सोचता है, समझता है हम क्या कर रहे हैं। वहां पर पैसों का कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वहां पर ये समझने का बहुत है कि आप इसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ये है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं अभी लास्ट एक सैया जी मेरा गीत चल रहा है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्टेड है उसमें। मैंने उस गीत को लिखा, सोचा, फिर सर ने मुझे बोला बहुत चेंजेस के लिए, मैंने चेंज करे। उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर पहले कोई और थे, विशाल जी थे, फिर उनका म्यूजिक लिया, लेकिन उस म्यूजिक में थोड़ा सा हमें लगा कि और चेंजेस होने चाहिए, तो उसको निषाद जी के पास गए, तो उन दोनों लोगों ने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। रंजीत जी ने उसमें रिदम बहुत अच्छी करी। तो ये चीजें है ना, तो इससे तो मसक बीन चैनल एक ऐसा चैनल है, वो डीपली समझता है, सोचता है कि क्या बारीकियां हैं, क्या इस गीत की वो है, इसको समझ नहीं है। वहां पैसे का कोई मैटर नहीं बनता कि आपका जो है 1 लाख लग रहा है, 5 लाख लग रहा है, ऐसा इससे कुछ मैटर नहीं। बस वहां पर यह है कि चीजों को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट चीज बननी चाहिए, ये बढ़िया है वहां पर। तो आपके भी हैं कोई ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले जिसमें ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी आपके द्वारा? रितेश जी, अभी एक इंदर आर्या जी का प्रोजेक्ट आने वाला है, गुलाबी बिंदिया करके। तो अभी लेटेस्ट मेरे ख्याल से 21-22 मार्च को आएगा, और अभी मेरा परसों ही होली के दिन पहाड़ी बाना करके एक गीत आया हुआ है विजय प्रकाश जी का, और अभी मेरा दीक्षा जी के साथ भी 2 गीत हो रखे हैं, वो भी आने वाले हैं। एक मेरा महेश कुमार जी और ममता आर्या जी का गीत हो रखा है, वो आने वाला है। एक मेरा मनोज आर्या जी और माया उपाध्याय जी का गीत है, वो आने वाला है। बाकी एक गीत ऐसा है राकेश कनवाल जी का और मसक बीन से है, उस गीत को मुझे मेरी बड़ी दिली लगाव है कि मैं उस गीत से जुड़ूं, और वो गीत बहुत जल्दी मैं चाहता हूं कि मार्केट में आए, सभी लोगों को कुछ उत्तराखंड की एक डीपली संस्कृति उसके बारे में पता चले। बस ये मैं चाहता हूं कि उनके साथ ये प्रोजेक्ट, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है अपकमिंग आने वाले हैं, और तैयारी भी चल रही है, लिख भी रहा हूँ बहुत सारे। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कि जितने गाने अभी तक आपने दिए हैं अच्छे खासे लेवल के हैं, अच्छे खासे स्तर पे भी हैं। जी। वो एक अलग बात है, कुछ गानों में आपको क्रेडिट नहीं दिया गया है, या जिनमें भी आपको दिया गया है, तो वो आप काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन मेरा और है लास्ट में, पप्पू कार्की जी के साथ आपने काफी काम किया, और आज की डेट में आप उनका स्टूडियो भी चला रहे हैं, जी। पीके स्टूडियो।
तो पप्पू कार्की जी के साथ कुछ ऐसी जुड़ी हुई यादें हैं आपकी जो आप आज भी याद करते हैं तो आप कभी खुश हो जाते हैं, कभी रो देते हैं? सर अब उनके साथ मैं क्या बोलूं, उनके साथ तो इतनी सारी यादें ना, मतलब बड़े भाई के साथ मेरे एक ऐसे संबंध है छोटे भाई जैसे। मतलब मैं छोटा वो बड़ा, मतलब एक साल तो ऐसा था जिस साल वो एक्सपायर हुए उससे पहले का साल, कि उनके साथ मेरे इतने टर्म्स अच्छे हो गए थे कि कोई ऐसा दिन नहीं था कि उनका फोन ना आए। मेरा दिन, मैं जॉब करता था नैनीताल पे, तो उनका 2 बजे उन्हें पता था कि इसका लंच हो गया है और उनका फोन आता था। अच्छा। और जब तक उनका फोन नहीं आता था फिर मैं फोन कर लेता था, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी। जब हमने तेरी रंगयाली पिछौड़ी करी, या जब ये तेरी रंगयाली पिछौड़ी करा, तो मेरी उनके साथ कुछ बहस भी हो गई थी। अच्छा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि, उन्होंने कहा यार तू क्या बागेश्वर जा रहा है, कैसे करेगा इसको, क्या करेगा? उनने कहा, मैंने कहा मैंने कहा आप सिर्फ वहाँ व्यवस्था करवा दो। उनने फिर हमारे बड़े भाई हैं रमेश दानुदा, उनको बोला, उन्होंने वहाँ बागनाथ पे पूरी व्यवस्था भी करा दी, सारे शूटिंग की, वरना वहाँ पर हमारे ब्लॉक प्रमुख जी आए थे, उनने वो करा। तो मैंने उनको बोला अगर दादा ये गीत हिट नहीं होगा, मैंने कहा मैं जिंदगी में काम करना छोड़ दूंगा। कह रहे चल चल देखते हैं, ठीक है। और फिर जब हम यूफा में गए थे, वो देखने के लिए थे नहीं ना, तो वो दिन बहुत था जिस दिन वो एक्सपायर हुए। उसके दिन भी मैं अगले दूसरे दिन मैं उनके साथ दिल्ली जाने वाला था, क्योंकि हमने एक गीत शूट करा था बसंती चोड़ी, तो उसकी एडिटिंग चल रही थी। उनके 3-4 गानों की रिकॉर्डिंग थी और मेरा एक एडिट चल रहा था। भूपेंद्र मनोला अपने बड़े भाई हैं, उनके साथ एडिटिंग चल रही थी। तो ये है। बाकी पप्पूदा के साथ शुरू पे जब मैं उनसे मिला था तो वो एक हिमाल कैसेट में जॉब करते थे। अच्छा। तो वहां पर एज एक एम्प्लॉय जॉब करते थे। अब हम जाते थे तो हम देखते थे वो व्यक्ति कितना मेहनती है। बस एक बात के लिए, हाँ, एक बार तो मैं, इतना याद है, मैं ट्रेन से गया था, तो 26 जनवरी होती है, 24 तारीख को गया था मैं, या 23 तारीख को गया था। तो हम 3 लोग थे, तो जाड़ों का दिन था, हम लोगों ने पंखियां अंखियां ओढ़ के बिल्कुल हम ऐसे गए थे ट्रेन से। जब हम जैसे ही उतरे, तो उतरने के बाद हम ऑटो से बैठे, तो ऑटो वाले ने हमें विनोद नगर पता था वहां छोड़ दे। तो हमने कहा ठीक है, कितने पैसे लेगा? 60 रुपए बोले। हम बैठ गए, तो ऑटो वाले ने बहुत तेज गाड़ी दौड़ा दी, बहुत तेज गाड़ी। उस समय देखो मैं आपको बताऊं, फोन भी छोटे होते थे, कीपैड वाले, किसी से ना ज्यादा बात हो पाती थी ना कुछ। तो आगे जाके हमें पुलिस वाले ने रोक लिया, तो आज भी मुझे याद है। तो हम जब उतरे तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है तुम्हें? तो हमें सिर्फ एक ही नाम याद है, पप्पू कार्की। अब हमने, पुलिस वालों ने पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा पप्पू दा कहाँ जाना है। हमने कहा पप्पू दा क्या होता है, कहाँ जाना है? अब हमें पता ही नहीं था दिल्ली में। मैं तो शायद पहली बार गया था उस समय, दिल्ली पहली बार गया था, इतना छोटा था मैं। लेकिन एक एल्बम करी थी उतरैनी कौतिक, बहुत अच्छी एल्बम है उतरैनी कौतिक, और देखना, उसकी एडिटिंग के लिए गया था। तो हिमाल कैसेट से वो गीत उतरैनी, 2007 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि हमने पता ही नहीं था पप्पू दा थे। फिर फोन करके उनको बुलाया, फिर वो आए, फिर उन्होंने हमें छुड़ाया। अच्छा। फिर हम वो चेकिंग की वजह से ना, 26 जनवरी के टाइम पे चेकिंग चल रही थी, तो कुछ हो भी रहा था, तो उन्होंने हमें इस तरीके से वो करा। तो पप्पू दा के साथ तो बहुत यादें हैं। फिर वो सूट पे आए, सूट के साथ हो गए। आज भी उनकी कमी बहुत महसूस होती है। शायद आज वो होते तो उत्तराखंड को बहुत सारे कुछ ऐसे गीत मिले होते हैं जिनका आज तक कोई तोड़ नहीं होता है, मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी एक वो है। और हम लोग हर उनके जन्मदिन में एक शो कराते हैं, तो इस साल थोड़ा हम लोगों से मिस हो गया था, तो किसी कारणवश मैं चाहूंगा कि आगे भी हम लोग उसको कराएं। अगले साल इसमें भी वो 30 जून को आएगा, तो हम चाहेंगे कि उसको आगे को कराते रहें। यही है। बाकी वो जहां भी हैं खुश रहे, ये बढ़िया। सही बात है। एज अ डायरेक्टर आपने कभी आउट ऑफ उत्तराखंड काम करने का कोशिश करा, या आप क्यों नहीं चले जाते, बाहर ही क्यों नहीं चले जाते? सर मैंने करा, मैंने हिंदी भी बहुत ट्राई करे हैं, मैंने भोजपुरी भी करे हैं, डायरेक्शन हरियाणवी भी करी है, और भजन करे हैं, छोटू छलिया, इन लोगों के साथ बहुत वो करे हुए हैं। पर जो मजा अपने उत्तराखंड का है ना, वो कहीं नहीं है। उत्तराखंड में एक इमेज है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ जो मेन कलाकार हैं उनको ना देखें, आप लोग उन सबको देखें जो पीछे भी काम करते हैं। चाहे वो एक बैकग्राउंड में डांसर हो, चाहे वो एक टेक्निकल हो। कोई कैमरामैन को नहीं जानता है, पर यहाँ पर इतने सारे अच्छे कैमरामैन हैं, बहुत सारे अच्छे डीओपी हैं, बहुत सारे अच्छे एडिटर हैं, बहुत सारे अच्छे लिरिक्स राइटर हैं। उनको भी जानो, उनके बारे में समझो ही कौन लिखता है, और उनको काम दो। आप उनके बारे में समझिए, उनके बारे में जानिए, लोगों उनकी प्रतिक्रियाएं देखिए, वो क्या सोचते हैं उसको समझिए। उनको अगर वो एक डीओपी जो है हमें काम देंगे, उनको बहुत
जगहों पे अच्छे बहुत काम से। अपॉर्चुनिटी रहेंगे, तो उससे उनको भी एक पहचान मिलेगी, उनको भी और रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। एक मेकअप आर्टिस्ट है, हम हमारे वहाँ कितने अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो लोग काम करते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है, ये लोगों को पहचानिए। जो दिख रहा है सामने वही नहीं, सामने जो है वो ठीक है वो, लेकिन सामने के पीछे भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ। हाँ, अगर आपके सामने 20% है तो 80% पीछे का काम बैक है। एंड पे उन्हीं का बैक एंड में उनका ही काम है, म्यूजिक डायरेक्टर का काम है, लिरिक्स वाले का काम है, डायरेक्टर का काम है, कोरियोग्राफर का काम है, मेकअप आर्टिस्ट का काम है, प्रोडक्शन का काम है, स्पोर्ट का काम है, बहुत सारे लोग हैं, उनका बहुत सारा काम है। बस ये कोई नए जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है डायरेक्शन के फील्ड में, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि डायरेक्शन के क्षेत्र में अगर आपने सोच सीखना है तो सारी चीजें सीखिए। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन सीखिए, कैसे भाव आपके आ रहे हैं, वो भाव आपके चाहे हंसते वक्त हो, रोते वक्त हो, खुशी में हो, या बोले जाए कि हंसना अलग चीज है, खुशी अलग चीज है, दोनों के भाव अलग अलग होते हैं, और ये भाव आप सीखो, डांस भी सीखो। मेरे को ऐसा लगता है डायरेक्शन में डांस से ज्यादा जो है आपको फ्रेमिंग या कैसे करते हैं, या मतलब भाव कैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, स्टोरी आपका क्लियर हो, ये चीजें होनी जरूरी है। ये चीजें सीखो, उसके बाद अपना भी आप लोगों को मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एज अ डायरेक्टर आप कोई ऐसी चीज जो उत्तराखंड की इंडस्ट्री में आप बदलना चाहें? सर मैं बस उत्तराखंड इंडस्ट्री में फिलहाल तो ठीक चल रहा है, जैसा भी चल रहा है कुछ है, बस मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में यही कहना चाहूंगा कि मैं दर्शकों से, आपके चैनल के माध्यम से, और प्रोड्यूसरों को भी बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार मेन देखिए निर्माता ही है, अगर हमारे लिए निर्माता काम कर रहे हैं आगे को, तो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ कर पाएंगे, और निर्माता नहीं करेंगे तो हमें भी कहाँ से अप्रोच मिलेगा। एक निर्माता उन लोगों से, और जो स्टेज में कलाकार बुलाते हैं उन लोगों से, और दूसरी चीज जो दर्शक हैं उन लोगों से। आप दोबारा से ग्रुप परफॉर्मेंस को इन्वॉल्व करिए स्टेज में, ग्रुप परफॉर्मेंस करवाइए। ग्रुप परफॉर्मेंस मतलब एक जिसकी वो तैयारी करें, जिससे आपको संस्कृति दिखे, कुछ पीछे से गाना बजा के डांस ना हो, लाइव में हो, कुछ दिखे, एक ये चीज तैयार कराइए, कुछ गाथाएं तैयार करवाइए, और दूसरा जो है उनको रिप्रेजेंट करिए जो हमारे बैक एंड पे हैं लोग, जैसे टेक्निकल में जितने भी लोग हैं बैक एंड में, उनको प्रेजेंट करिए। आप एक कोई भी एक फंक्शन सिर्फ लिरिक्स वालों के रखिए, या मेकअप वालों के लिए रखिए, या उनके लिए रखिए, उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि वो भी आपकी टीम है। वो तो ऐसा है नहीं वो बाहर के लोग हैं, वो भी आपकी टीम है। आप उनको काम दे दोगे वो ठीक है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि उनको सारे लोग काम दो। हाँ, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप एक गुड बना के काम ना करें, बस ये मेरा एक वो है, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे कि वो सिर्फ उसी स्तर पे काम करते हैं, वो सिर्फ अगर उन्होंने 10 लोगों को चूज कर रहा था तो 10 ही लोगों पे काम करते हैं, उसमें से 11वां उनके पास आ ही नहीं पाता है, ये है। तो हमें चाहते हैं कि अगर किसी के साथ कोई भी गलतफहमी नहीं है, उसको दूर करें और हर किसी के साथ काम करें, हर गाना हर किसी के साथ शेयर करें, हर किसी के साथ काम करें, सब कुछ सबको मौका दें, सबको आगे बढ़ने का मौका दें। जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर एक हिट है तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरा हिट नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो हम आज मेरी 21 साल की जर्नी में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए, लेकिन अगर हम उनको सपोर्ट करते तो वो भी रहते हैं आज तक। बिल्कुल। तो बस यही कहना चाहता हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी देर हमसे बातें करी, एक एक चीज़ों के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, जितनी भी चीज़ें हैं, लोगों के क्वेश्चन होंगे, उसका आपने प्रयास करा है क्वेश्चन का आंसर करने का। बट मैं चाहता हूं कि दोबारा आप फिर से एक बार समय निकाल के आइएगा, और हम एक माइलस्टोन तय करेंगे कि अगर हमारे इस चैनल पे 80,000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम दीपक पुल जी को एक बार फिर से इन्वाइट करेंगे, और एक एक चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जरूर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि इतनी देर तक आप सभी ने हमें सुना, समझा और जाना। कोशिश करेंगे कि आगे ऐसे ही और गेस्ट आप सभी के बीच में लेकर के आए जो उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसे ही जानदार एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।